नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम एक बेहद गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। जी हां, आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं बाल विवाह के ऊपर। जैसा कि हम सभी जानते हैं दर्शकों कि बाल विवाह भारत में गैर कानूनी है। आप सभी को पता है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू होने के बाद देश भर में इसे गैर कानूनी करार दे दिया गया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य से कहेंगे कि आज भी बाल विवाह एक गहन सामाजिक समस्या बना हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों में बाल विवाह के मामले आज भी रिपोर्ट किए जाते हैं। इसी को देखते हुए दर्शकों, केंद्र सरकार ने साल 2024 नवंबर माह में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। ये बेहद अहम अभियान है दर्शकों, जिस अभियान के जरिए धरातल पर लोगों को बाल विवाह जैसी कुरीति के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उनको समझाया जा रहा है कि आखिर बाल विवाह की वजह से किस तरह से बालिकाओं और बालकों के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में दर्शकों, आज हम इस कार्यक्रम के जरिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को करीब से समझेंगे, जानेंगे कि इस अभियान के जरिए किस तरह से पोर्टल को लॉन्च किया गया है, किस तरह से केसेस आज के समय में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इस अभियान को करीब से समझेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ उत्तराखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षा श्रीमती डॉक्टर गीता खन्ना जी हैं। डॉक्टर गीता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। और दर्शकों, हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में उपस्थित हैं गैर सरकारी संगठन के सदस्य श्री शांति प्रसाद पोखरियाल जी। बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर खन्ना, आपसे मेरा ये सवाल है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जब ये अधिनियम सामने आया तो पूरे देश में इस व्यवस्था को गैर कानूनी करार दे दिया गया, इस कुरीति को गैर कानूनी करार दे दिया गया। लेकिन आज इतने सालों बाद भी डॉक्टर गीता खन्ना, जब हम बाल विवाह पर बात करते हैं, आज भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में। क्या वजह आपको लगती है, क्या वजह आप मानती हैं कि आज भी बाल विवाह जैसी कुरीति पर हम पूरी तरह से लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि सरकारों की क्या प्रतिबद्धता रही है किसी भी नियम को लागू करने में। नियम बनाना, उसे पास करना एक अलग बात होती है, लेकिन उसको उसी सामाजिक दायित्व के साथ एनफोर्स कराना वो एक अलग विषय है। और क्योंकि हमारे अभी के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो हर तरह से बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए और उनके उत्थान में रोक आने वाली हर समस्या के समाधान को बहुत बहुत मन से उस पर चिंतन करते हैं। तो इस तरह से अब एक अलग तरह का पुश दिया जा रहा है और उसी के तहत ये नया अभियान जो है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हमारी भारत सरकार ने करी है। और सबसे बड़ा कारण ऐसे किसी भी सामाजिक नियम जो अपना जो उसका उद्देश्य होता है उसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि समाज को हम तैयार नहीं कर पाते हैं उसे एक्सेप्ट करने को। हम समाज तक उसे समझा नहीं पा रहे हैं कि क्या गलतियां होती हैं, क्या कमियां आती हैं, कैसे ये आगे आने वाले जीवन में बच्चियों के लिए एक कुंठा का विषय बन जाता है। बच्चों की यानी लड़कों की भी जीवन पे इसका कैसे विपरीत प्रभाव पड़ता है। हम नहीं समझा पा रहे हैं कि छोटी उम्र में जब हम बच्ची की शादी कर देते हैं, फिर वो छोटी उम्र में माँ बन जाती है, उससे उसकी सेहत पे असर आता है। और जब पत्नी की सेहत पे असर आता है तो ऐसा नहीं है कि पति उससे अछूता रह जाता है, पूरा परिवार, उस परिवार के बच्चे। अब माँ बार बार बीमार है, अस्पताल जा रही है, उसकी दवा पे खर्चा भी होगा, वो उतना घर का सुंदर काम नहीं कर पाएगी, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएगी। और वो पत्नी जो पति के साथ कंधे से कंधा मिला के अर्धांगिनी की तरह पूरे घर का बोझ आधा क्या आधे से कहीं ज़्यादा उठाने की शख्सियत है, वो फिर परिवार पे बहुत कच्ची उम्र में ही बोझ बन जाती है। PIDs ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। कम उम्र में जब वो बच्चे पैदा करती तो बच्चे कम वज़न के होते हैं, उनके लालन पालन में उनकी दवा दारू पे बहुत सारा खर्चा आता है। उनकी मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। जब छोटी उम्र में माँ बनती है लड़की
तो उससे पैदा होने वाले बच्चे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज होते हैं, प्री मैच्योर होते हैं। तो ऐसे बच्चों का लालन पालन बहुत एक समस्या रहती है और उनमें मृत्यु दर बहुत अधिक रहता है। तो हम कहीं इन सब डॉट्स को जोड़ नहीं पाए, हम ये संदेशा सही से दे नहीं पाए कि इट इज़ नॉट जस्ट कि बस मुझे बला टालनी है, लड़की बोझ है और उसे बस मुझे। और आप देखिए 2006 के बाद तो ये PCPNDT यानी कि जो भ्रूण हत्या थी, बालिका के पेट में जब हम उसको मार डाल रहे थे, वो पीक पे था उन दिनों में। तो लड़की तो हमें कहीं दहेज से जलने की खबर आ रही है, तो कहीं कुछ और हो रहा है। तो क्या हो गया कि मानसिकता हो गई कि पेरेंट्स की, बालिका के माता पिता की, कि ये तो मुसीबत है, बस इसे हम टाल दें, हम दूसरे के गले में डाल दें। बिल्कुल। डॉक्टर खन्ना, ये भी आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि क्योंकि भले ही अगर हम NFHS की रिपोर्ट देखें तो जो 2006 में जो स्थिति थी, लगभग 47% कहीं ना कहीं प्रचलन बाल विवाह का उस वक्त था, वहीं 2019 से 2021 आते हुए ये मामले 23% के लगभग, यानी कि कहीं ना कहीं 50% कहीं ना कहीं कमी आई है। लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर खन्ना आज भी मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी को देखते हुए पिछले साल केंद्र सरकार ने जो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की, इस अभियान को लेकर आप बताइए कि किस तरह से क्यों इस अभियान की शुरुआत की गई और किस तरह से धरातल पर आज ये अभियान कार्य कर रहा है। देखिए, इस अभियान की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आज भी जैसा आपने कहा बच्चों का विवाह हो रहा था, तो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए सभी डिपार्टमेंट्स का मिलकर, अब इसमें स्वास्थ्य विभाग, ICDS, WECD, चाइल्ड वेलफेयर, हम आयोग, हमारी जैसी कमीशंस, तो हम सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया कि सब लोग अपनी कन्वर्ज होकर सारी शक्तियों का हम एक साथ में कैसे सुंदर उपयोग करके इन आंकड़ों को में कमी लाएं। शिक्षा विभाग के साथ भी इसमें बहुत बड़ा सामंजस्य चल रहा है कि कौन सी बच्ची घर चली गई है, जैसे कि हम ट्रैक कर रहे हैं। आपको और बेहतर बताएंगे शांति प्रसाद जी, जो धरातल पे उस NGO के साथ काम कर रहे हैं, जो बहुत एक्टिवली बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो क्या है कि हमने ये देखा कि इस बच्ची का जैसे ही ये 15 साल की हुई है, कुछ दिन से विद्यालय नहीं आ रही है, या बच्ची एब्सेंट बहुत हो रही है या गुमसुम रह रही है, तो फिर वो खबर दे रहे हैं ICDS को, DPO को खबर जा रही है। और कैसे उसका वो पूरा तंत्र आप इनसे समझिएगा कि कैसे फिर हम सब तार जोड़ रहे हैं और चिन्हित कर रहे हैं कि क्या ये बच्ची कहीं बाल विवाह का शिकार तो नहीं होने जा रही है, और हम प्रिवेंटिव ले रहे हैं। तो अभी आप जितने आंकड़े देख रही हैं, पहले के आंकड़े थे इतने हो गए, अब आंकड़े आपको जो बहुत इम्प्रेसिव मिल रहे हैं कि इतने रोक लिए, यानी कि पहले से हमें खबर मिल जा रही है। हमारा एक जिला है रुद्रप्रयाग, मैं अभी गई थी वहाँ पर 4-1 महीना पहले एक बैठक लेने के लिए जिला स्तर पे, तो मुझे वहाँ के DPO ने बताया कि हमने पिछले उसकी मेरे ख्याल से पोस्टिंग को 14-1 महीने हुए हैं और उसमें उन्होंने 16 से अधिक विवाह रोक दिए। अब अच्छी बात और क्या थी, रोके, लेकिन कैसे रुके? कहीं पर आशा ने रिपोर्ट कर दिया, कहीं पड़ोसी ने खबर कर दी, कहीं बच्ची की सहेली ने खबर कर दी, कहीं टीचर ने खबर करी, कहीं बच्ची ने खुद खबर कर दी। एक केस ऐसा भी था कि बच्ची ने खबर करी, इन्होंने विवाह रोक दिया, उन्होंने थोड़े दिन के लिए बच्ची को कहीं बुआ वगैरह के घर भेज दिया। हो गया ना कि साहब अब ये आ गया कि नाउ द चाइल्ड हैज़ बिन शिफ्टेड आउट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। उनको लगा कि अब ये मामला शांत हो गया, फिर कुछ महीनों बाद वो ले आए और फिर उसकी शादी करने की कोशिश कर रहे थे। और लड़की ने फ़ोन करके क्योंकि उसे अब चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 1098 बहुत ही आसान नंबर है, तो उसने वही चाइल्ड हेल्पलाइन पे उसकी काउंसलिंग हो रखी थी कि बेटा कभी भी दिक्कत आएगी तो आप इस नंबर पे बता सकती। तो फिर लड़की ने अपने आप ही बता दिया कि अब मुझे ये वापस ले आए हैं और फिर मेरी शादी करने की सोच रहे हैं, और वो शादी रुक गई। तो कन्वर्जेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये जो अभियान जब चलता है, जब मिशन में हम काम करते हैं, तो फिर ये नहीं रहता कि इस विभाग ने क्या करा, उस विभाग ने क्या करा। उस तंत्र के तहत सभी विभागों की साझी भागीदारी है, और जब विभागों की साझी भागीदारी होती है तो नियम
और अच्छे तरह से हम पालन कर पाते हैं और रिजल्ट्स भी हमें अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल। पोखरियाल जी, आपसे अब जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी मैडम ने भी कहा कि कन्वर्जेंस की यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शासन, प्रशासन, विभाग, आयोग, गैर सरकारी संगठन से क्योंकि आप जुड़े हैं, गैर सरकारी संगठन का भी बेहद अहम रोल है अगर हम बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की बात की जाए। तो आप लोग किस तरह से इस अभियान को धरातल पर ला रहे हैं और किस तरह से आप काम करते हैं, ये बताइए। हमारा जो संगठन है, हमारा मैं एक देशव्यापी आंदोलन है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, जो ये 24 नवंबर को जो लॉन्च हुआ सरकारी तौर पे, हम उससे पहले इस अभियान के अंतर्गत काम कर रहे हैं और एक पूरे राष्ट्रव्यापी रूप से 400 से ज़्यादा गाँव में, ब्लॉक्स में वो हमारा संगठन काम कर रहा है और 200 से ज़्यादा जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं पूरे देश भर में उसमें जुड़ी हैं और अभी उसी संगठन के द्वारा नेपाल में भी ये कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। तो उसका हम एक बड़ा हिस्सा हैं और हम लोग वर्तमान में देहरादून में काम कर रहे हैं और 2023 से हम लोग इस काम को हमारी संस्था जो है वो पहले से ही बाल संरक्षण और बाल अधिकारों के लिए काम कर रही थी, लेकिन इस जो देशव्यापी एक आंदोलन कहेंगे इसको, उसके साथ जुड़कर हम अभी तक 150 गांव में काम कर चुके हैं और विशेषकर हमने विकास नगर, कालसी और सहसपुर, क्योंकि इस क्षेत्र में ही देहरादून के अंतर्गत कुछ ज़्यादा इस तरह की किस्से आते हैं। तो हम लोग जो संस्था का जो हमारा कार्यशैली है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हम लोग गांव में हमारे वॉलंटियर्स हैं, हर गांव की आंगनवाड़ी को हमने अपने साथ जोड़ा हुआ है, उनको एक न्यूनतम एक प्रोत्साहन राशि हम देते हैं कि सूचना एकत्रित करना, जब हमारा वॉलंटियर वहाँ पे जाता है तो उसके साथ बैठकर, क्योंकि आंगनवाड़ी को हर चीज़ का पता होता है गांव के बारे में, तो वहाँ जाते हैं और फिर सामुदायिक बैठकें हम लोग करते रहते हैं लगातार। और जो हमारा 2006 का अधिनियम है और जो 2016 में उत्तराखंड में नियमावली बना है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी देते हैं। स्कूलों में जाके हम लोग सेशंस लेते हैं, हमारे वॉलंटियर्स हम लोग जाके, और उस अधिनियम के बारे में बताते हैं और कैसे ये गैर कानूनी है, इस कुरीति के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताते हैं हम लोगों को। और फिर उस कार्यक्रम के अंत में एक शपथ पत्र हम लोगों ने बनाया है जिसमें कि मैं अपने आसपास, अपने समुदाय में, अपने दोस्ती यारी में, अपने गांव में कहीं भी बाल विवाह नहीं होने दूंगा। और इस तरह से हम लोग लगभग 1.5 लाख के करीब लोगों को शपथ दिला चुके हैं, जिसमें धर्मगुरु भी हैं और स्कूली शिक्षक भी हैं, स्कूल के बच्चे हैं। हमने कम से कम 40 से ज़्यादा स्कूल इस दौरान, जैसे प्रार्थना सत्र होता है उसके बाद हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करके सेशन लेते हैं और वहाँ पे सभी से शपथ दिलवाते हैं। और इसी तरह फिर हम लोगों ने जितने गांव में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे एक बाल विवाह रजिस्टर बनाया हुआ है, उसमें हम हर शादी को ट्रैक करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि कहीं पे बाल विवाह ना हो पाए। हम बालक बालिका दोनों का आधार कार्ड लेते हैं और उसको बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं, तो आधार कार्ड से उनकी आयु का पता चल जाता है। तो इस तरह से ये ट्रैकिंग सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है। और इसके अलावा रैलियां हम लोग निकालते हैं, जन जागरूकता तो एनजीओ का मुख्य भूमिका जन जागरूकता होती है। स्कूल से रैली, सामुदायिक रैली, महिला जो समूह हैं उनके साथ बैठकें करना, उनके साथ रैलियां निकालना, आईसी करना, ये सब इस तरह से हम लोग ग्राम स्तर पे, ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और इसके अच्छे हमें रिजल्ट भी मिल रहे हैं। और अभी आगे मैं बताऊंगा कि हम लोगों ने किस तरह से प्रयास से 2 शादियां भी रुकवाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका अनुभव भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह से सामाजिक परंपराओं के बीच जब हस्तक्षेप करना होता है वहाँ ग्राउंड पे पहुंचकर, तो किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, आपसे जानेंगे। लेकिन डॉक्टर खन्ना, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि इस अभियान के तहत CPMOs जो ये अधिकारी हैं, बाल विवाह निषेध अधिकारी, इनका गठन किया गया, कई चीज़ें, क्योंकि अवेयरनेस के साथ साथ इसके साथ पोर्टल भी एक लॉन्च किया गया। तो केंद्रीय स्तर के साथ साथ अगर राज्य स्तर की बात की जाए तो किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक राज्य सरकार को ये
एक एनफोर्समेंट का भी यहाँ पर राइट है, आयोग के पास भी एनफोर्समेंट का राइट है। तो किस तरह से ये चीज़ें जो तमाम इसमें जो 4-5 मेजर पॉइंट इस अभियान के अंतर्गत दिए गए हैं, तो किस तरह से आप लोग इस पोर्टल के जरिए काम कर रहे हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स आपको नज़र आ रहा है? देखिए, पोर्टल पे जब सूचना रहती है ना, तो सबको मतलब कोई भी ऑफिसर, जैसे प्रोबेशन ऑफिसर हैं, जितने भी संबंधित विभाग के ऑफिसर्स हैं, तो उनको मालूम है कि उनके ऊपर नज़र है, उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक हो रही है। तो ऐसे ही नहीं ना कि किसी ज़िले से हमारे को 14 शादियां रुकवाने का खबर मिल रही है, कहीं 12 की शादी। अभी मैं बागेश्वर गई थी तो बहुत विस्तृत चर्चा हुई मेरी डीएम और एसएसपी से, वहाँ पर अल्मोड़ा के डीएम एसएसपी से मैं इसी वहाँ मिल के आई हूँ। एंड वो सब लोग बहुत तेज़ी से इसको ऊपर नज़र रखे हैं। एक और बहुत हो रहा था कि बच्चियां जब घर से चली जा रही हैं एंड प्रेग्नेंट होके मान लीजिए आ गई हैं, या जब वो वापस मिल जाते हैं तो माता पिता को लगता है कि भाई अब इससे अच्छा तो लाइक बदनामी हो जाएगी, गांव में लोग क्या कहेंगे, तो शादी ही कर दें। तो ये इस तरह के मामलों में भी अब जो है वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, अभी हमारे मुख्यमंत्री ने उन बच्चियों के लिए जो है उसके लिए एक प्रोत्साहन राशि, ताकि उसकी देखभाल हो सके प्रेगनेंसी में। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि जब ये बच्ची फिर वापस आ रही है तो उनका हम लोग पॉक्सो में उनका ऊपर केस दर्ज हो रहा है। हालांकि इसका एक अलग पहलू ये भी है कि पॉक्सो में सहमति के बावजूद जब पॉक्सो लगता है तो वो आम तौर पे लड़कों पे उसका शिकार होते हैं, और ये एक परेशानी है जिस पे तो अभी सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट्स सभी जगह पर ये विचार हो रहा है कि इसको डीक्रिमिनलाइज कैसे करें, कि जब आपसी सहमति हो तो हम उसको कैसे सुलझाएं। पर अब ऐसा हो रहा है कि पंचायत और पुलिस ऑफिसर्स और CWC इन सब की काउंसलिंग और इन सब के माध्यम से हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चियों को उस समय हम आश्रय दें ताकि वो सेफ रहें, और फिर समय आने पर हम उसकी सही समय पर सही उम्र में शादी करा दें। बट क्रिमिनलाइजेशन से उसको अलग करने की एक अलग कवायद है, बिकॉज़ बाल विवाह पकड़ा गया, रुक गया, खबर मिली, लेकिन पता चला कि बच्चे तो पहले से आपस में सहमति बनाए हुए थे या उनके आपस में संबंध हैं, तो उससे भी उपजने वाली कुछ परेशानियां हैं, जो एक नया चैलेंज अब पहले था वो रीति रिवाज का प्रेशर कि बच्ची की जल्दी शादी कर देनी चाहिए, फिर हम गौना कर लेंगे या बच्ची सेफ हो जाएगी, और एक मानसिकता थी कि लड़की बोझ है, तो इस बोझ को किसी को भी होता ना कि सर पे अगर बोझ है तो जल्दी से जल्दी उसे उतारें, गंतव्य पे पहुँचे। तो जब तक हम लड़की को बोझ मानते रहे तो हमें होता था कि ये बोझ है हमारे घर पे, इसको हम, और ये दूसरे की अमानत है, एक वो वाला जो माइंडसेट था उससे हम होता था कि जल्दी से इसे हम छुटकारा पाएँ। बट अभी कुछ नए चैलेंजेस भी हैं जिसको इस अभियान के तहत हम लोग एड्रेस कर पा रहे हैं, और सबकी भागीदारी भी और सबकी जिम्मेदारी भी पोर्टल वोटल होने से सुनिश्चित हो पाती है। बिल्कुल। पोखरियाल जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जब आप ग्राउंड पर काम करते हैं तो क्या क्या चुनौतियाँ सामने आती हैं? क्योंकि कई बार बाल विवाह को एक सामाजिक परंपरा का रूप दे दिया जाता है। किस तरह से जब आप जाते हैं तो ग्राम प्रधान हो चाहे अभिभावक हो, किस तरह से उनको कहीं ना कहीं आप हस्तक्षेप करके कहीं ना कहीं कन्विंस करते हैं कि जो ये बाल विवाह एक कुरीति है, कानूनन अपराध है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैडम ने कहा ना, परंपराएं रही हैं हमारी कि बच्ची को जल्दी विवाह कर दो अदरवाइज़ बिगड़ जाएगी, या कन्यादान करना एक पुण्य का काम है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, ऐसा भी कहा जाता है कि कन्यादान, उसको उस मान्यता को लेके ये लोग करते हैं। और जैसा आपने पूछा कि किस तरह से आप हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन मैडम हम लोगों को कई बार तो पता ही नहीं चलता है। रात के 2 बजे विवाह होता है और अंडरग्राउंड एरिया बनाया जाता है जिसके अंतर्गत वहाँ पे जाके सब लोग इकट्ठे होते रात के 2 बजे, और तब शादियाँ होती हैं। या कई जगह ऐसे भी हैं, जैसे पिथौरागढ़ के 1-2 केस थे कि वो शादी विवाह कुछ नहीं, कोई समारोह नहीं करते, वो ऐसे ही लड़की को भेज देते हैं, तो उनका पता नहीं चलता। वो जब पता तब चलता है बाद में, जब शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर क्या करेंगे आप? तो हम लोग जो करते हैं मैडम, जाके
हम सबसे पहले जब गांव में हस्तक्षेप करते हैं, जो एरिया हम लोगों ने चिन्हित किए हुए हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया है जिसमें कि बाल विवाह ज़्यादा होता है, ये एक एज ग्रुप है, और हम लोगों ने ये भी चिन्हित किया हुआ है गांव-गांव में हमारे वॉलंटियर्स ने कि शादी के लायक इस समय कौन से कितने बच्चे हैं यहाँ पे, लड़का भी लड़की भी, और जो संभावित रूप से कभी मतलब हो सकती है शादी, तो उनकी हम लगातार काउंसलिंग करते रहते हैं हमारे वॉलंटियर्स जाके, उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं, उनसे शपथ पत्र पे, वचन पत्र पे लिखवाते हैं कि हम बाल विवाह नहीं होने देंगे। फिर वहाँ के जो धर्मगुरु हैं, जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है, उन सब से मिलके उनसे हम आह्वान करवाते हैं कि बाल विवाह ना हो। बावजूद उसके भी फिर क्या हुआ कि अभी ये धर्मावाला का एक केस है, अभी कुछ दिन पहले का ही पता चला, तो वहाँ पे 36 वर्ष के आयु के पुरुष के साथ 16 साल की लड़की की शादी की तैयारी हो रही थी। ये 24 अक्टूबर की बात है 2024 की। फिर हम लोगों की टीम गई, ये अधिकारी जो CMPO जो हैं उनको सूचित किया, बाकी जो टास्क फोर्स है उससे संबंधित सबको सूचित किया। गए वहाँ पे तो उनके पिताजी नहीं मान रहे थे बालिका के, तो खैर लगातार रूप से जब काउंसलिंग हुई तो वो मान गए। फिर उनसे इन रिटर्न मतलब वचन लिया गया कि नहीं करेंगे। आज वो बालिका अपने घर है अभी और आगे पढ़ भी रही है, और मैडम ने भी उसमें संज्ञान लिया था। तो अब ऐसे केसेस में एक्चुअली जहाँ पर इन लोगों की काउंसलिंग या इनके एफर्ट्स फेल हो जाते हैं किसी भी NGO के, तो वहाँ पर फिर हम पुलिस का सहारा भी लेते हैं। हम बारातों को भी हमने रुकवाया है, मैंने बारातों को इंटरसेप्ट कराया है कि और वो सब होता कम्युनिटी के सपोर्ट से ही है कि मुझे खबर मिल गई कि साहब अभी रुड़की से बारात चली है और वो फलाने गांव में जाने वाली है, तो हमने रुड़की SSP से बात करी और उधर के थाने वाले को भी उन्होंने सूचित करा, और जहां बारात जिस गांव में जाने की तैयारी थी वहां पर गए। और एक जगह तो ऐसी भी है कि मैं दौरे पर थी हरिद्वार ज़िले के, और मुझे खबर मिली कि इस इलाके में शादी है और आज वो शादी की पार्टी है, वहाँ पे उस घर में खाना वाना पक रहा है। तो हम भी पहुँच गए शाम को कि जी बड़ा अच्छा हो रहा है, कोई समारोह है आपके यहाँ। लेकिन क्या है कि उनको भी कहीं ना कहीं ये खबर तो मिल गई होगी कि मैं कौन हूँ या किस वजह से मैं आई हूँ। तो फिर वो कहने लगे कि साहब आज हम इस तरह की पार्टी कर रहे हैं, हमारे घर में ये खुशी हुई है, वो खुशी हुई है, और हम बस सब ने कहा कि पार्टी करो, और इसलिए ये वहाँ पे गोश्त भी पक रहा था और चावल भी पक, खूब बड़े बड़े घर में ही। देखिए ये तो घर ही है हमारा। लेकिन क्या है कि अब उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो रहा है, तो हमने भी कहा कि ठीक है, बहुत बधाई है आपको कि हम तो इधर आए थे बच्चियों से बातचीत करने के लिए। लेकिन फिर पुलिस को, क्योंकि जब दौरे पे जाते हैं तो पुलिस को भी खबर होती है कि अध्यक्ष आ रही हैं, तो उन लोगों ने नज़र रखी हुई थी कि अब ये लड़की को हम ट्रैक करें। और उस वहाँ पे मुझे पता चला कि वो लड़की एक्चुअली थोड़ी, उसको एक जिसे हम आम भाषा में मिर्गी कहते हैं, उसको दौरा आता था। तो इनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि उसकी शादी हो ताकि वो हो। फिर मैंने उसका CMO से को भी पत्र लिखा, तो फिर CMO ने उसका नियमित इलाज किया और हमने बच्ची को अपनी उम्र तक होने तक शादी से हम रोक पाए। तो ज़रूरी नहीं होता है कि सामाजिक रूप से, बातचीत से, काउंसलिंग से, IC से मान जाएं, ये ज़रूरी नहीं होता है। ऐसे में हम लोग को कानून का सहारा लेना भी पड़ता है, और कई बार फोर्स के यूज़ से या डर के यूज़ से ही लोग मानते हैं, तो वहाँ पर डर का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डॉक्टर खन्ना, जिस तरह से आपने बताया कि आप एक शादी समारोह में पहुंची और वहां आपने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, पुलिस का भी सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं डॉक्टर खन्ना, तो पुनर्वास और काउंसलिंग, ये दोनों चीज़ें एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। उस शादी को तो रुकवा दिया या उस शादी में हस्तक्षेप तो कर दिया, लेकिन उसके बाद उस बच्ची को समझाना, परिवार को समझाना, वो कितनी बड़ी चुनौती होता है। एक्चुअली चुनौती है, और वही शायद सही मानों में चुनौती है कि रोक दिया, पर वो मैंने आपको बोला फिर 6 महीने बाद नहीं हो जाएगी। तो ऐसे में उनकी परिवार की महिलाओं से सामंजस्य स्थापित करना, जो DPOs है वो अपने आंगनवाड़ी के थ्रू उस पर नज़र रखवाते हैं। शिक्षा विभाग से हम बात करते हैं कि विद्यालय में ये सुनिश्चित किया जाए कि बच्ची रेगुलरली विद्यालय में आ रही है, उसकी उपस्थिति दर्ज हो रही है।
इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं, जब उनसे हम आत्मीयता से बात करते हैं, उनकी काउंसलिंग बहुत, बच्ची की काउंसलिंग करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसके आसपास के परिवेश के लोगों में, उनसे जब बात करते हैं कि क्या आपके साथ हुआ, क्या, तो वो खुल के आती हैं। उनका भी जब उनको हम बताते हैं कि आज कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चियों के लिए, बालिकाओं को कैसा कैसा प्रोत्साहन मिल रहा है, ये स्कीम्स हैं उनके लिए, तो फिर अब ये भी होता है कि स्कीम का पैसा या स्कीम का लाभ अंडर प्रिविलेज, ये अंडर मैरिज में तो मिलेगा नहीं, अंडर एज मैरिज में, तो वो लोग मोटिवेट होते हैं, उनको बताते हैं। और देखिए बहुत सारी ऐसी पहल हैं, ये ना कई बार हमसे और स्पेशली बॉयज़, जब मैं विद्यालयों में उनसे बात करती हूँ तो उनको लगता है कि लड़कियों को ना इतना ज़्यादा एडवांटेज हम दे रहे हैं, मतलब क्यों, वाई, बट एक काउंसलिंग है डायरेक्ट, जब हम ये इनडायरेक्ट काउंसलिंग का काम करती है। जब हम वो देखते हैं ना कि लड़कियों के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो नौकरी भी कर सकती है, वो इतना सारा पैसा कमा सकती है, वो फ़ौज में भी जा सकती है। अभी जैसे एकल महिला, अब वो 2 लाख रुपए का हम उन्हें प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, तो हम माँ को बताते हैं कि तुम अकेली हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इस स्कीम से क्यों नहीं जुड़ जाती हो, आप इसके तहत क्यों नहीं अपना नया रोज़गार, इसमें आपकी बेटी भी आपकी मदद करेगी, तो फिर वो एक उनके लिए कारण बन जाता है। देन दे कैन सी दैट डॉटर एज एन एसेट, नॉट एज अ लाइबिलिटी। वो जो माइंड डाइवर्ट करना, और पूरे परिवार की ही रिहैबिलिटेशन, मेंटल रिहैबिलिटेशन, इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन, सोशल रिहैबिलिटेशन, ये सारे एंगल्स को जब हम परिवार को, कम्युनिटी को कवर करते हैं, तभी हम पुनरावृत्ति रोक सकते हैं, ना कि खाली उस बच्ची की, बट उस इलाके की, उस कम्युनिटी की और बच्चियों को भी हम जो हैं ये इनडायरेक्ट काउंसलिंग्स का काम करती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर खन्ना, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में आप बाल विवाह की स्थिति को किस तरह से देखती हैं? अगर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के आंकड़ों की बात की जाए तो 2017 से लेकर 2021 में मामले रिपोर्ट जो हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि रिपोर्ट अब हो रहे हैं, लेकिन ये भी है कि मामले अभी भी हैं। हाँ, मामले हैं, बढ़ रहे हैं, आई विल नॉट एग्री। रिपोर्टिंग बढ़ रही है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है। मैंने आपको कहा ना, हेल्पलाइंस एक्टिव हो गई हैं। 1098, मैं शुरू में विद्यालयों में जाती थी, कहीं भी जाती थी, तो बच्चों को पता ही नहीं होता था कि 1098 है। अब हर विद्यालय में हम जा के बता रहे हैं। कल भी जो शिक्षा विभाग की बैठक थी, उसमें मैंने सबसे ज़्यादा जोर कि आप लोग NOC कैसे निर्गत कर सकते हैं किसी भी विद्यालय में जहाँ 1098 का सूचना नहीं है। तो क्या बहुत आसान है ना, टोल फ्री नंबर है 1098, मोबाइल तो अब काफ़ी कॉमन है, इंटीरियर में भी बच्चों को एक्सेस है, तो रिपोर्टिंग हो रही है। यस, मामले कम हो रहे हैं, और कुछ 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स हमारी जैसे पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, जो बहुत ही जहाँ इंटीरियर है, वहाँ पर शायद कुछ मामले अभी ज़्यादा हैं। उधम सिंह नगर में कुछ केसेस हो रहे हैं, और वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज और वो जो एक वो डर बैठ गया, उसकी वजह से रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई कि यार जल्दी से बेटी की शादी कर दो, कि अदरवाइज़ पहाड़ जो है काफ़ी हमारा अवेयर है। और राष्ट्रीय आंकड़ों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उत्तराखंड की स्थिति बाल अधिकारों के क्षेत्र में हर रूप से बहुत अधिक अच्छी है। पॉक्सो के मामले हमारे बहुत हो रहे हैं, लेकिन उसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे यहाँ कन्विक्शन का रेट बहुत बाकी स्टेट से हाई है, और इट इज़ अ आउटकम ऑफ इंक्रीज्ड रिपोर्टिंग, कि अब लोगों में, महिलाओं में, बच्चियों में, कार्यकर्ताओं में वो हिम्मत आ रही है, उन्हें पीछे से वो संबल है कि कोई उनका साथ देगा, कोई उनके साथ खड़ा होगा। आज की डेट में हम बिल्कुल खड़े होके कह सकते हैं कि नहीं, ये तो अमान्य है, तो नहीं होगा तो नहीं होगा। तो वो पॉलिटिकल प्रेशर की कमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि केसेस अगर हो रहे हैं तो उनको रुकवा पा रहे हैं, या अगर सज़ा मिलनी है, रिपोर्ट होनी है, तो लिखी जा रही है रिपोर्ट, पहले लिखी नहीं जाती थी ना। बिल्कुल। चलते चलते आप दोनों से सुझाव ले लेते हैं। पोखरियाल जी, पहले आपसे, कि कुरीति है ये समाज में, और आज भी कहीं ना कहीं ये गहन समस्या है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, कुरीति तो है निश्चित तौर पे, और लोगों को यही कहेंगे हम
कि जिस तरह हम लोग अपने कार्यक्रम के अंतर्गत हर लोगों से शपथ दिलवाते हैं, तो वही मैं यहाँ भी कहना चाहूँगा कि मैं हर व्यक्ति और हर व्यक्तिगत आदमी ये सब मतलब मन में ठान ले कि मैं अपने आसपास, अपने समाज में, अपने गांव में कहीं भी बाल विवाह नहीं होने दूंगा, तो शायद एक काफ़ी बड़ी सफलता हम लोगों को इसमें मिलेगी। हाँ, क्योंकि जन जागरूकता, जन सहभागिता, इसके बिना तो कोई भी सामाजिक बदलाव आ नहीं सकता। उसमें नियम, कानून, शासन और थोड़ी बहुत सज़ा, इनका प्रावधान तो आवश्यक है। अवेयरनेस ही इसका मूल मंत्र है। और जब जैसे जैसे हम अपनी बालिकाओं को संबल कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, उनको हर क्षेत्र में प्राथमिकता से नौकरी दे रहे हैं, उनको प्राथमिकता से पढ़ाई में, महाविद्यालयों में एडमिशन्स दे रहे हैं, और जैसे जैसे होता है ना सीन, तो वो जब जब स्क्रीन पे, कहीं किसी मैगज़ीन के कवर पे एक सशक्त महिला का चेहरा उभरता है, वो एक ऑटोमेटिकली संदेश होता है समाज को कि लड़की बोझ नहीं, धन है। वो सिर्फ लक्ष्मी उसकी वजह से आती नहीं, वो खुद में लक्ष्मी है। और आप लक्ष्मी को जब तक संभव है, जब तक सही है सामाजिक स्वरूप में, अपने पास सुरक्षित रखें। हम कभी भी बिना ज़रूरत के तो अपनी लक्ष्मी, अपना पर्स खोलते नहीं ना। तो हम अपनी बेटी को भी जब सामाजिक रूप से वो परिपक्व हो जाए, तैयार हो अपनी भूमिका निभाने के लिए, एक सुंदर परिवार का के बोझ को उठाने के लिए और उसके अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, तभी हम अपनी बेटी को विदा करें। ऐसी सोच के साथ हम एक सशक्त नारी के मानसिक जब पटल एक बना लेंगे, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर आप दोनों ने इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम से आप सभी को बहुत कुछ जानने और सीखने का मौका मिला होगा। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।